हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या कंटेंट हम पढ़ चुके हैं और आगे की हमारी क्या प्लानिंग है और आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरी बात मान ली होगी और आप लोगों ने ये वाली जो बुक है स्टूडेंट वो परचेज कर ली होगी। आप लोगों के पास ये वाली बुक होनी चाहिए। इस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर ये बुक आपके पास होगी तो अपने बीच में कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक रहेगा। और आप लोगों की कोई भी अगर क्वेरीज है आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए। इस तरीके से अगर आपकी प्लानिंग रहती है तो ठीक रहता है। और एक बात, अब तक हमने क्या पढ़ा है वो सिलेबस भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है। एक तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम है कि मैं 12th वाला जो वॉल्यूम सेकंड वाले से पहले कैसे शुरू कर रहा हूं, तो आप लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप 11th में तो है नहीं, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। आप लोगों के लिए क्या 11th और क्या 12th, जो सेगमेंट में ले रहा हूँ, जो भी पार्ट मैंने लिया ना वो बहुत सोच समझ के लिया। और कभी भी मैं कोई भी पार्ट लेता हूं तो मैं ये समझता हूं कि उसको किसी से अगर मान लो 11th वाला जो टॉपिक है वो तो परेशान नहीं करेगा, तो मैं इस तरीके से, और कुछ तो अपने को आइडिया है क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है। क्लियर, तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो हमें याद होगा ही। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नया एक टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो देखो यहाँ पर आपके पास अगर सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे चल रहा है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए अगर मान लो मैथ्स में ही फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना और मैथ्स में सेकंड ग्रेड का पेपर देना है तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 85% सिलेबस तो सेम होता है। 15% सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट सिलेबस भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर फर्स्ट ग्रेड का भी करवाओगे क्या, क्या सेकंड ग्रेड का भी करवाओगे? दोनों का ही करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? जब 85% में पूरा करवा रहा हूँ तो 50% क्यों छोड़ूंगा? तो मैं यहाँ पर सेकंड ग्रेड वालों का भी पूरा करवाने वाला हूँ, फर्स्ट ग्रेड वालों का भी पूरा करवाने वाला हूँ। क्लियर, मेरे हाथ में सिलेबस है और आपके पास भी सिलेबस होना ही चाहिए, क्योंकि अपने टॉपिक जो है ना, और आप लोग इस सिलेबस को अगर मान लो हिंदी में लिखना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर हम हिंदी में भी इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वैसे मैं एक एक टॉपिक को हिंदी में भी लिखता हूँ इंग्लिश में भी लिखता हूँ, वो ज़्यादा परेशानी इसमें आएगी नहीं। वैसे फिर भी अगर हम चाहते हैं तो सिलेबस को इस तरीके से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले बता रहा हूँ, देखो ये सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का जो पार्ट है उसमें कैलकुलस वाला पार्ट है। देखो कैलकुलस, जिसमें कैलकुलस में भी दो है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 2D ज्योमेट्री, ये अपने पार्ट है जिसमें मैं कैलकुलस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। और कैलकुलस वाले पार्ट में भी अपने डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो पार्ट है जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला ही टॉपिक यही लिया था, लिमिट। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को उस टॉपिक को समझाया था। बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे मैंने, 150 प्लस क्वेश्चन लिए थे। लिमिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुकी है, डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंड डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव। देखो ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, और डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोगों को कहा था ये टॉपिक काफी लंबा है और उसको मैंने उतना ही डिटेल में बताया था। क्लियर, अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सिलेबस बार बार देखते हैं फिर भी उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक अपना हो चुका है और कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं। उनको लगता है कि ये तो नाम कभी आया ही नहीं, ऐसा नाम पर्टिकुलर तो टॉपिक वाइज आया ही नहीं, तो ढूंढते रहते हैं कहाँ रह गया कहाँ रह गया। तो इतना कंप्लीट करवा चुका हूं मैं आपको। आप लोग देखिए यहाँ पर आज जो अपना लेक्चर है वो 18th वाला लेक्चर है, यानी 18th लेक्चर में हमने इतने सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए, और मैं हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को मैंने सिंक नहीं किया है, जितना लार्ज किया जा सकता है, जितना उसको कंप्लीट और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास हो सकता है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। आप लोगों को भी ईमानदारी से उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मुझे थोड़ा सा और 11th-12th में जाना चाहिए, आप लोग अपने टाइम की जो बुक है वो उठाइए और उससे पढ़िए, आपको और भी अच्छा, मतलब कोई भी अगर मान लो टॉपिक है तो जिसमें मैंने मान लो 40 क्वेश्चन करवा दिए, किसी दिन 50 क्वेश्चन करवा दिए, आपको लगता है कि अपने पास टाइम है, जीके पढ़ने के बाद भी टाइम है, तो आप लोग अपने जो 11th-12th की बुक है उनको भी उठाइए, उनके सारे क्वेश्चन कर लीजिए। क्लियर, और आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन सारे से नहीं आ गए वैसे, लेकिन फिर भी कर लेने चाहिए। अपने टाइम की पढ़ी हुई बुक है ना, तो उससे थोड़ा हम हैबिचुअल भी रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं।
तो मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ, तो सम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लीसिट फंक्शन जिनके पावर में भी वेरिएबल हो, बेस में भी वेरिएबल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे डिफरेंशिएशन के पार्ट है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एक ये अपने रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, शायद 13 या 14 वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को काफी डिटेल में डिस्कस किया और ऐसे नोट्स मैंने बनाए जिससे आप क्वेश्चन को देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ इसमें थ्योरम एप्लीकेबल है और थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 पार्ट है, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो आज अपना रहने वाला है, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस टॉपिक से पहले वाला टॉपिक वही था, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड मैक्सिमा और मिनिमा जो इसके बाद में लेने वाला हूँ, यानी कैलकुलस वाला पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, और ईमानदारी से अगर आप लोग पढ़ेंगे और अगर मान लो लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो वी मेक श्योर कि आपको किसी भी ऑफलाइन क्लास की नीड नहीं होने वाली। जो 15,000 का कोर्स होता है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोर्स पूरा होगा, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, कोर्स पूरा होगा, मजेदार में नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, मैं आपकी नैया पूरी पार करवाऊंगा। बस आप लोगों को भी जो मैं कहता हूँ उसको अक्षर से पालन करना है। बस आप करते जाइए, जैसे जैसे स्टेप मैं लेता जाता हूँ वैसे वैसे स्टेप आप उठाते जाइए, डरिए मत। आप लोग अगर यूं सोच रहे हैं कि पहली बार में पढ़ने पर आपको थोड़ा हार्ड लगता है, लगेगा, हार्ड नहीं लगे। अगर इतना ही आसान होता तो फिर बन जाओ खुद ही। इस तरीके से नहीं होता है। आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब हमें इसके इस सिलेबस के 3-4 राउंड करने हैं, यूं समझो 3 या 4 राउंड करने, तब जाके कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। एक बार जब हम पढ़ते हैं ना तो यूं लगता है कि यार मामला थोड़ा हार्ड है। सेकेंड टाइम जब पढ़ते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट जो है वो वापस याद होते हैं, याद करने पड़ते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा क्या है कि हम फील गुड करने लग जाते हैं। थर्ड जब हम पढ़ते हैं तो अपना माइंड ज़्यादा काम करता है, और फोर्थ जब आप रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, तो फिर यूँ लगता है कि सब कुछ ईजी हो गया। तो आप लोग बस इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, लगेगी हार्ड तो। क्लियर? इसी को तो ईजी करना है और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं बैठा हूँ। आप लोग बस मैनेज करते जाइए। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है, अपने टॉपिक है अपने एक दिष्ट वर्धमान फलन और एक दिष्ट ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में बात करने से पहले मैं एक दिष्ट शब्द को बता देता हूँ कि एक दिष्टता होती क्या है, एक दिशा में बढ़ना। तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, y बराबर एफ एक्स, यानी y को एफ एक्स कहते हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है, y को एफ एक्स कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन तो क्या है, x है, फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है, फंक्शन क्या है हमारे, मोड ऑफ x है। तो अगर मान लो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, फर्स्ट वाले का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो y इक्वल्स टू एक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? अगर मैं सेकंड वाले का बनाता हूं, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन ही तो है, तो इसका कुछ इस तरीके का बनेगा, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्लियर? और थर्ड वाला अगर मैं बनाता हूं, और अगर मान लो थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ये कैसे बन रहे हैं ये तो मैंने लिमिट में आप लोगों को बता दिया था। क्लियर? ये y इक्वल्स टू मोड x है। अब देखो यहाँ पर एक दिष्टता की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसी एग्जाम्पल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से लेने वाला हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट पर आऊंगा, यानी कॉन्सेप्ट को हम फील करना सीख रहे हैं, उसके बाद सब हो जाएगा। क्वेश्चन को सब होने ही, कहाँ जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्या है, ये y इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x है, ये एक दिष्ट है। देखो ऊपर उठता ही जा रहा है, कहीं भी ब्रेक आया क्या, थोड़ा सा डाउन होके अब आया क्या, नहीं आया, यानी एक ही दिशा में बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है बस। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, एक दिष्टता। क्लियर? और ऐसे ही देखो यहाँ पर ये डाउन होता जा रहा है, और ये डाउन होता जा रहा है, देखो हर एक स्टेप में ये डाउन ही हो रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो ना, ये इस तरफ चलने का मतलब क्या होता है, इस तरफ अगर मान लो मैं इशारा करता हूँ, इसका मतलब x इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ x की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती हुई है। देखो यहाँ से लेके इधर चलते जाओ, x की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो कहने का मीन ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, या तो अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। तो
ऐसे फलनों को कहा जाता है एकदिष्ट फलन। क्लियर? लेकिन इसमें देखो ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, इस सेगमेंट में तो डाउन हुआ, देन ये का यही फलन जो है इस सेगमेंट में अप हो गया, तो ये एकदिष्ट नहीं है। क्लियर? ये कुछ जगह एक वर्धमान है और कुछ जगह क्या है, ह्रासमान है। अब वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, एकदिष्टता मैंने आप लोगों को समझा दी। अब देखो वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये x1 है और ये x2 है, क्लियर? x1 और x2 की अगर मैं बात करूं तो x1 और x2 में से कौन बड़ा है, तो x1 इज लेस देन x2 है, x1 छोटा है और x2 बड़ा है। क्लियर? अच्छा, fx1 क्या होता है कि x1 पॉइंट पर जो नापी गई ऊंचाई है ना वो, तो ये है fx1, ये क्या है हमारे fx1, और ये क्या है हमारे, ये fx2 है। क्लियर? तो बताओ fx1 ज्यादा है कि fx2 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली fx2 ज्यादा है, fx1 कम है, तो यहां पर क्या आएगा, fx1 इज लेस देन fx2 है। तो ये जो फलन है ना ये वर्धमान है, देखो बढ़ ही तो रहा है कि जब जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ा रहा हूं fx का मान भी बढ़ता जाता है, यानी x की छोटी वैल्यू पर fx का छोटा रिजल्ट आएगा और x की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो fx की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्धमान फलन, जो अपना पहला टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर ले लो चाहे यहां पर ले लो, एक ही बात, ये x1 है और ये हमारे x2 है। क्लियर? इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपको ये कहूं कि fx1 क्या होगा, तो ये हो गया हमारे fx1 और ये क्या हो जाएगा हमारे fx2। क्लियर? ये fx2 हो गया। अब यहां पर देखो ये तो है fx1 और ये है fx2, इनकी अगर मैं बात करूं तो कौन बड़ा है, तो यहां पर x1 जो है वो छोटा है x2 से। देखो ना नेगेटिव है, तो अगर मान लो ये -5 है और ये -2 है तो -5 तो छोटा ही रहेगा ना, तो x1 छोटा है fx2 से, लेकिन इस बार हाइट जो है ना fx1 की ज्यादा है और fx2 की कम है। ये फलन जो है ना ये ह्रासमान फलन है, और ह्रासमान फलन में क्या होता है, जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाओगे fx का मान जो है कम होता जाएगा। इस फलन को हम क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन कहते हैं। और ये फलन दोनों टाइप का बिहेव करता है, कुछ जगह ये डाउन हो जाएगा तो इस जगह इसको ह्रासमान कहेंगे और इस जगह हम इसको क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये है हमारे इंक्रीजिंग यानी वर्धमान वाला, और ये है हमारे ह्रासमान वाला, और ये वर्धमान और ह्रासमान दोनों, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। क्लियर? इधर ये डिक्रीजिंग है और इधर ये क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर? तो ये एक बेसिक आइडिया हमने लिया है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट जो है डिटेल भी मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूँ, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखा दिया आप लोगों को, नोट्स आप लोग अगर मेंटेन करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। एकदिष्ट वर्धमान फलन क्या होता है, यदि जैसे जैसे x का मान बढ़ाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है fx है उसका मान भी बढ़ता जाए, तो ये अपने x1 और x2 है। मान लेते हैं यहां पर x1 है और यहां पर क्या है, हमारे x2 है, ये x1 है और यहां पर x2 है। क्लियर? ये x1 और x2 हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग ये fx1 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये fx2 है, और ऐसे ही यहां पर भी ये fx1 है और ये क्या है, हमारे fx2 है, आगे fx3 भी हो सकता है। ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है ये वर्धमान के हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज लिया दोनों में। तो यदि x का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं fx का मान भी बढ़ता जाए, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, एकदिष्ट वर्धमान फलन कहते हैं। अब इसमें भी दो टाइप की डेफिनेशन है, दो टाइप की डेफिनेशन आप लोगों को प्रैक्टिकली सोचना है। आप लोग एक मान लो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हो, तो सीढ़ियों से ही जाएंगे ना ऑब्वियसली, तो सीढ़ियों से जा रहे हैं हम, तो सीढ़ियों से जाने पर क्या होता है, फ्लैट अप, हर एक स्टेप में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है फिर अप हो जाता है, फिर फ्लैट होता है फिर अप हो जाता है। तो ये क्या है, वर्धमान तो है भाई, घटा तो नहीं ना, बढ़ ही रहा है। एक होता है रैंप नहीं होता क्या, जिसमें बिल्कुल स्लोप टाइप का होता है, उसमें क्या होता है, बिल्कुल बढ़ ही रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, बस अप हो रहा है तो पूरा अप ही हो रहा है। क्लियर? तो वो रैंप जो है ना वो निरंतर वर्धमान है और वो सीढ़ियां जो है वो वर्धमान है। क्लियर? तो यहां पर ये वाला जो एग्जाम्पल है ये निरंतर वर्धमान का है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये वर्धमान का है। इस फलन को हम क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। क्लियर? तो x1 का मान छोटा हो x2 से और fx1 का मान
या तो बराबर हो f(x2) के या फिर छोटा हो, यानी ये वाली कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, एकदिष्ट वर्धमान कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि fx1 का मान छोटा ही होगा हमेशा fx2 से, इसको हम क्या कहते हैं, निरंतर वर्धमान कहते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन परेशान करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। बस आप लोगों को जब भी क्वेश्चन करना है तो उसको वर्धमान, सामान्य वर्धमान की जो परिभाषा है वो f(x) ग्रेटर देन 0 होने से है। तो बस ये आप लोगों को मैं डिटेल समझा रहा हूँ, बाकी इनको लेकर कोई ज्यादा परेशान होना नहीं है अपने को कि ये टॉपिक और ये टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वर्धमान पूछो, चाहे निरंतर वर्धमान पूछो, चाहे एकदिष्ट वर्धमान पूछो, उनका एक ही लॉजिक होता है। क्लियर? एकदिष्ट ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? यदि x का मान बढ़ाने पर, यदि x का मान बढ़ाने पर fx का मान घटता जाए। देखो ये fx है, या तो घटता जाए, घटे नहीं तो कम से कम बराबर तो रहे, बढ़े तो नहीं कम से कम। तो इनमें आप देख सकते हो कि उस रैंप से वापस उतर रहे हैं तो हर एक स्टेप में डाउन ही हो रहा है, तो ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है। और सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो उतर तो रहे हैं, हर जगह नीचे स्टेप के नीचे ही तो आ रहे हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन कहते हैं, एकदिष्ट ह्रासमान फलन कहते हैं कि x का मान बढ़ाने पर fx का मान घटता जाता है। इस फलन को हम क्या कहते हैं, एकदिष्ट ह्रासमान। ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट रखिए बस, और सब आसान हो जाएगा। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि क्या हमें प्रत्येक फंक्शन में वर्धमान और ह्रासमान का पता लगाने के लिए, सॉरी इधर अपलोडिंग भी चलती रहती है तो उसके लिए बीच बीच में टाइम देना पड़ता है। देखो वर्धमान और, क्या किसी भी फंक्शन में वर्धमान और ह्रासमान का निर्धारण करने के लिए हमें हर एक फंक्शन का डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? और बनाना पड़ेगा तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा काम। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनको हम ट्रेस कर ही नहीं पाएंगे, और करोगे तो कम से कम 2-3 पेज का हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से तो नहीं करना है, तो फिर हमें एक वर्किंग प्रोसेस फॉलो करना है, और वो वर्किंग प्रोसेस है यहाँ पर कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर बिहेव चेक करना हो कि इस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव कैसा है, या फिर पूरे लार्ज स्केल में चेक करना हो कि इस लार्ज स्केल में, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का बिहेव कैसा है। तो दोनों ही पॉइंट लिखा दिए हैं। किसी पॉइंट पर अगर बात करें तो कोई फलन f(x) x बराबर a पर यदि f' ए ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देता है तो वर्धमान होगा, और f' ए अगर लेस देन 0 रिजल्ट देता है तो ह्रासमान होगा। यानी हमें क्या करना है, उस फलन का अवकलन करना है और वो बिंदु रख देना। अगर बिंदु रखने पर यहां पर फलन जो है ग्रेटर देन रिजल्ट देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्धमान। ये f(x) है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं f'(x), क्लियर? और मैं आपको पूछता हूं, बताओ x बराबर 2 पर कैसा है, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर तो x है ही नहीं ना। तो f'(2) का रिजल्ट आ गया हमारे 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर? तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अब यहां पर देखो, किसी इंटरवल में चेक करना हो या इंटरवल हमें निकालना हो, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वर्किंग प्रोसेस कि कोई भी फंक्शन हमें दे रखा होगा, हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे। फिर f'(x) बराबर 0 से चरम बिंदु निकालेंगे। f'(x) बराबर 0 से ही चरम बिंदु क्यों आते हैं मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो यहां पर एक फंक्शन मैं ले रहा हूं, ये एक फंक्शन है, क्लियर? और मुझे यहां से लेकर यहां तक फंक्शन का बिहेव चेक करना है कि कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मुझे वो पॉइंट ढूंढने होंगे जहां पर फंक्शन जो है अपना बिहेव चेंज करता है। क्लियर? और ऐसे पॉइंट कहां पर मिलेंगे, पीक पर मिलेंगे, या तो हाईएस्ट पर मिलेंगे या लोएस्ट पर मिलेंगे। तो ऐसे पॉइंट पर अगर मान लो मैं आपको कहूं कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, तो उन टेंजेंट लाइन, वो सारी की सारी टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल होती है, वो सारी की सारी टेंजेंट लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी ऐसे बिंदु हम ढूंढेंगे। अगर मुझे चरम बिंदु ढूंढना है तो चरम बिंदु किस तरीके से निकाले जाएंगे, ऐसे बिंदु जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समानांतर हो। क्लियर? तो ये काम हम कैसे करते हैं, f'(x) बराबर 0 से। आप लोग बताओ f'(x) को dy/dx नहीं कहते क्या? तो dy/dx बराबर 0 अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब dy/dx किसका स्लोप होता है, टेंजेंट लाइन का, और dy/dx बराबर 0 ये किसका स्लोप है, ये x एक्सिस के समानांतर टेंजेंट लाइन का स्लोप है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर चरम बिंदु इस तरीके से निकाले जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, चरम बिंदु, ऐसे बिंदु जिनके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का बिहेव जो है डिफरेंट टाइप का हो। क्लियर?
तो ये बिंदु हम निकाला करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 से। क्लियर। अब यहाँ पर ये बिंदु आ गए भी, ऐसे बहुत सारे बिंदु आ गए, 3 आओ 10 आओ 5 आओ। इन सभी बिंदुओं का हम क्या करेंगे, सामान्यतः सभी चरम बिंदुओं को एक संख्या रेखा पर हम लिखेंगे। तो ये एक बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है। अभी मैं क्वेश्चन पर जब अप्लाई करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं। क्लियर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगर आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं कोई नीड नहीं होगी। बस अगर कोई कमी है तो आपकी वजह से ही है कमी। मेरा तो प्रयास 100% है, आपका प्रयास अगर 100% हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। और ये आप लोग इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए अपने माइंड से कि हमें यहाँ पर पहली बार में हार्ड लग रही है, लगेगी हार्ड, पहली बार में हार्ड लगेगी। अगर आप फर्स्ट टाइमर है, फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट टाइम में हार्ड लगेगी। क्लियर। और अगर मान लो 2-3 बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी गलती है। आप उन गलतियों को दूर कीजिए और मेरे साथ मिलकर दूर कीजिए। बहुत आसानी से सब कुछ मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो चरम बिंदु निकाल लिए हमने, ये चरम बिंदु हमने निकाल लिए। अब इन चरम बिंदुओं की मैं बात करता हूँ। इन सभी चरम बिंदुओं को हमने एक संख्या रेखा पर लिख दिया। जैसे संख्या रेखा के 4 भाग हो गए या 10 भाग हो गए, जो भी हो गया। अब इन चरम बिंदुओं पर जो अलग अलग पार्ट है ना, इसमें मैं चिन्ह का निर्धारण करूंगा। कैसे करूंगा वो सब एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अगर मान लो चिन्ह का निर्धारण इधर प्लस का हुआ, इधर माइनस का हुआ, इधर प्लस का हुआ, इधर माइनस का हुआ। क्लियर। बहुत आसान तरीका है ये लाइन से बनाने का। चरम बिंदु निकाले, चरम बिंदु को एक संख्या रेखा पर लिख दिया। जिस खंड में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है, जिस खंड में एफ डैश एक्स क्या आता है, पॉजिटिव आता है, वहां पर फलन को वर्धमान माना जाएगा। क्लियर। तो इस जगह जो है ना ये पॉजिटिव आएगा, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव आएगा, इस जगह नेगेटिव आएगा, इस जगह फिर नेगेटिव आएगा और इस जगह पॉजिटिव आएगा। तो ये जो है ना जहां जहां पॉजिटिव आएगा वहां पर फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। और जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां पर फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर फलन वर्धमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और फलन ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फंडामेंटल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आप 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, वर्किंग प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। और क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर अपने सामने भी तो होता है, 4 में से कोई एक तो आंसर है ना, उसका भी फायदा उठाना हम सीखेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ। आप लोग अगर चाहें कि अपने लिए ये भी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इनको भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्लियर। तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस कमरे में हम पढ़ते हैं उसमें अगर पूरी साफ सफाई होती है ना तो पढ़ने में और ज़्यादा मजा आता है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं पूरा डेकोरम है, तो डेकोरम जब होता है तो और अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया है काम। क्लियर। तो कुछ भी यहाँ पर उलझा हुआ नहीं, सब कुछ सुलझा हुआ आपके सामने। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सोल्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या है देखो, ये कह रहा है कि दिया गया फलन एकदिष्ट ह्रासमान है। अच्छा देखो आप लोगों को इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है कि एकदिष्ट ह्रासमान के लिए इक्वल होता है या फिर निरंतर के लिए इक्वल नहीं होता है। आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो केवल यहाँ पर है। ये बस इस चीज को ध्यान रखो, चाहे वर्धमान हो चाहे निरंतर वर्धमान हो। इस लाइन को लेकर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि वर्धमान के लिए और निरंतर वर्धमान के लिए क्या स्थितियां होती है। तो यहाँ पर अगर कोई फलन वर्धमान है या किसी भी प्रकार का वर्धमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। क्लियर। तो ये कंफ्यूजन तो आप निकाल ही दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल से, और फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक फलन दे रखा और ये एकदिष्ट ह्रासमान है। ये कह रहा है कि ये फलन एकदिष्ट ह्रासमान कब होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। ह्रासमान है, दिया है ह्रासमान है, ह्रासमान है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे, लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का 2 लेमडा लेस देन 0। क्लियर। तो यहाँ पर माइनस का 2 लेमडा, अगर 2 लेमडा को उधर ले लेते हैं ना तो माइनस का साइन एक्स इज लेस देन 2 लेमडा हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 और साइन एक्स।
और लेमडा की तरफ ग्रेटर देन है, ध्यान रख लेना, मैंने साइड चेंज की है, देखो ना ग्रेटर देन ही तो है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि ये एक फलन जो है ना हाश मान है, तो लेमडा का मान क्या होना चाहिए। तो वैसे एक तरीका तो ये रहता है ऑप्शन से करने का, यहाँ से क्लियर। अभी मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। फिलहाल देखो ये फलन एकदिष्ट हाश मान है, तो लेमडा का मान निकालना है। तो यहाँ पर बताओ अगर ये फलन एकदिष्ट हाश मान है तो बताओ साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है। तो साइन एक्स की वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, लेकिन ये फलन एकदिष्ट हाश मान है तो इसका न्यूनतम मान लिया जाएगा। इसका क्या लिया जाएगा, न्यूनतम मान, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है हमारे -1, तो लेमडा ग्रेटर देन आ जाएगा 1/2। और अगर मान लो यहाँ पर वर्धमान होता ना, तो वर्धमान होता तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करता, क्लियर। अब मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, और सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें लिखा हुआ कि एक फलन जो है 2x³ और 12x, fx एक फंक्शन दे रखा है, ये एकदिष्ट हाश मान है, ये फलन दे रखा है और एकदिष्ट हाश मान कब होगा, यानी मुझे अंतराल निकालना है। तो यहाँ पर अपने पास कॉन्सेप्ट है ना कि जब भी आपको अंतराल निकालना हो या अंतराल में जांच करनी हो, आप लोग f' निकालो, फिर चरम बिंदु जो भी आते हैं उनको संख्या रेखा पर लिखो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले f' निकालने वाला हूँ। अगर मैं f' निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे 6x² - 18x और प्लस में 12। और अगर हम इसके फैक्टर 6 अगर कॉमन लेते हैं तो x² - 3x और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, देखो f' के फैक्टर हो जाएंगे 6x - 2 एंड x - 1, क्लियर। अब यहाँ पर देखो चरम बिंदु कैसे निकालोगे, f' बराबर 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x - 2 एंड x - 1 इक्वल में 0। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। इन सबको हम एक नंबर लाइन पर बना लेते हैं, एक जगह लिखा मैंने 1 और दूसरी जगह लिख देता हूं मैं 2, क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसमें 3 भाग बट गए और तीनों भागों में चिन्ह का निर्धारण कर लेते हैं कि किस एरिया में पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पर पॉजिटिव है। जहां पॉजिटिव होगा वहां पर वर्धमान होगा, जहां माइनस साइन आएगा वहां पर हाश मान होगा। तो मुझे यहाँ पर हाश मान के लिए बताना, तो जिस एरिया में माइनस का आंसर आएगा वो अपने आंसर में लिखा जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो 3, और 3 को रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि चिन्ह का निर्धारण करता है f', न कि fx, क्लियर। देखो ना ये लिखा हुआ है f' जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर वर्धमान, f' जहां पर नेगेटिव होगा वहां पर हाश मान होगा। तो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, तो 3 पुट कर देते हैं, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से 2 के बीच में 1.5, तो 1.5 रखोगे, 1.5 - 2 नेगेटिव, 1.5 - 1 पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, क्लियर। ऐसे ही 1 से लेस देन तो 0 पुट कर दो, 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे हाश मान के लिए अंतराल चाहिए, तो यहाँ पर हाश मान कब होगा, हाश मान होगा यदि f' क्या हो हमारे, नेगेटिव हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू है नेगेटिव कब आई, जब 1 लेस देन x लेस देन क्या हो हमारे 2, या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2। तो आपने इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे डी वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, x का प्रत्येक मान, x के प्रत्येक अंतराल में एकदिष्ट वर्धमान है, यानी ये जो समीकरण है प्रत्येक अंतराल में एकदिष्ट वर्धमान है, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख लो हमेशा ही क्या आएगा, वर्धमान ही आएगा, यानी x का मान कुछ भी रख लो f' तो ग्रेटर देन ही आएगा, तब k का मान बताओ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले f' निकाल लेता हूँ, क्योंकि fx एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट वर्धमान है, अतः f' तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं f' निकालता हूं तो आ जाएगा 3kx² - 18x और प्लस में 9 ग्रेटर देन 0। अगर मैं 3 को कॉमन लेकर हटा देता हूं तो ये आ जाएगा -6x और प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आ गया, क्लियर।
अब ये इक्वेशन आ गई और के का मान निकालना। अब के का मान कहाँ से निकाला जाएगा, तो मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से अच्छा लिख भी लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। बीच बीच में जो भी फॉर्मूले आते हैं वो आप लोगों को लिख लेने चाहिए। जब भी हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं ना तो आधा से आधा पेज या एक पेज खाली रखा करो ताकि बीच में जो भी मैं फॉर्मूले लिखा था वो शुरुआत में लिख सको। तो एक इक्वेशन है स्टूडेंट, सिंस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, द्विघात समीकरण। ये एक समीकरण लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, एक इक्वेशन लिखी। क्लियर। अगर मान लो यहां पर कोई कहे कि इस द्विघात समीकरण में x का मान कुछ भी रखो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये कब होता है, यह तभी होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो हमारे लेस देन इक्वल 0 हो। तो इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखना। चाहे तो आप लोग एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ, देखो ये हमने एक इक्वेशन ली है और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा ही क्या आएगा, वर्धमान आएगा। तो यहाँ पर इसमें अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करोगे तो इक्वल 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें अगर चेक करोगे 3x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन अगर इसमें हम चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 लेस देन क्या आएगा 0। इसमें तो आएगा इक्वल 0, इसमें आएगा लेस देन 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये इसी टाइप की है। इस इक्वेशन में भी x का कोई भी मान रखो हमेशा ही धनात्मक आएगा और इसमें भी कुछ भी रखो हमेशा ही क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हो उसमें ये शर्त लागू होती है और ये भी शर्त लागू होती है। क्लियर, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन से अगर हम बताएं तो जो तभी पॉसिबल है, जो तभी संभव होगा यदि एक तो क्या हो k ग्रेटर देन क्या हो 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल क्या हो 0, यानी 36 माइनस 12k लेस देन 0 हो, लेस देन इक्वल 0 हो। तो यहाँ पर देखो कंडीशन आ जाएगी 36 इज लेस देन इक्वल 12k, तो k ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा हमारे 3। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है। दो कंडीशन कैसे आ गई, तो दोनों कंडीशन को एक साथ लिखो, k ग्रेटर देन 0 एंड k ग्रेटर देन इक्वल 3। अगर मैं दोनों कंडीशन को एक नंबर लाइन पर बनाता हूं तो एक जगह आएगा 3, एक जगह आएगा 0। ये तो कहता है कि k की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ये कहता है कि k की वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ी होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वो आंसर आएगा। तो कॉमन है यहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल 3 होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो k ग्रेटर देन इक्वल 3 कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन हो गया हमारे थर्ड वाला। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। देखो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान। fx एक दिष्ट ह्रासमान कब होगा, इन चार में से कोई एक ऑप्शन जब सही होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसमें हमें दे रखा है कि ये फलन एक दिष्ट ह्रासमान है, इसका मतलब f डैश x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर। अतः f डैश x क्या होगा हमारे, लेस देन 0 होगा। तो f डैश x निकाल देते हैं। तो f डैश x कैसे निकालोगे, देखो यहां पर u अपॉन v से मैं करने वाला हूं, u अपॉन v से नीचे तो आ जाएगा c साइन x प्लस d कोस x इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब u अपॉन v से तो मैंने यहां पर c साइन x प्लस d कोस x को छोड़ दिया, तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं ऊपर वाले का, तो इसका आ जाएगा a कोस x और माइनस में d साइन x, फिर बीच में माइनस आता है, ये अपॉन में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों फैक्टर। अब मैं यहां पर छोड़ देता हूं a साइन x प्लस b कोस x को, तो यहां पर नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, c कोस x और माइनस में d साइन x, ये क्या आएगा हमारे लेस देन 0 आएगा। क्लियर। नीचे वाला तो 0 की तरफ चला जाएगा, ऊपर वाले जो दोनों गुणनखंड है उसको मैं गुणा कर देता हूं। अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो यहां पर आ जाएगा, इसको अगर मैं दोनों से गुणा करूं तो ये आ जाएगा ac साइन x कोस x माइनस
सी डी साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। देन अगर मैं इस डी वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ए डी कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में डी स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। ये डी डी दो जगह कैसे आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं। मैंने यहाँ पर नीचे वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का अवकलन किया। यहाँ पर बी है तो ये सुधार जो है फिर तो इस टर्म में भी है। यहाँ पर क्या आएगा, बी सी आएगा, ये बी सी लिख दिया। क्लियर। देन फिर इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ए डी और ये आएगा माइनस का बी डी, माइनस बी डी साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पर माइनस में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा ए सी साइन एक्स कोस एक्स और माइनस ए डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी सी कोस स्क्वायर एक्स और माइनस बी डी साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। लेस देन जीरो चल ही रहा है। अच्छा देखो, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी। तो जब ये ऐसा होगा तो ये कट जाएगी और ये वाली भी कट जाएगी। अब रिमेनिंग जो टर्म है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो ये माइनस का बी सी साइन स्क्वायर एक्स है और ये भी माइनस का बी सी कोस स्क्वायर एक्स है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेता हूं मैं, माइनस का बी सी। तो ये बन जाएगा हमारे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही देखो ये ए डी कोस स्क्वायर एक्स और ये भी प्लस का ए डी कोस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ए डी कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो। तो ये आ गया माइनस बी सी प्लस ए डी लेस देन जीरो। तो ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो, ये हमारे आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में देखो ये कह रहा है कि ये वाली जो समीकरण में दे रखी है किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ये फलन जो है वर्धमान है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, डेरिवेटिव लेने वाला हूं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वर्धमान होने के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो यहां पर एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन में x। तो यहाँ पर इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पर चरम बिंदु निकाल लो। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स के गुणनखंड कर लो यहीं। तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या है हमारे x। क्लियर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को एफ डैश एक्स निकाल लेना। अच्छा चरम बिंदु अगर आप मौखिक भी निकाल लो तो भी ठीक है। कई बार क्या होता है वेरिएबल अपॉन में आ जाता है और तब विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। चरम बिंदु में जब अगर मान लो x की वैल्यू निकाल रहे हैं और x ही अपॉन में आ गया तो इसमें गलती होने की पूरी संभावना रहेगी। कैसे, जैसे ही एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखोगे इस x को जीरो से गुणा करवा दोगे। क्लियर। तो यहाँ पर जीरो से गुणा करवा देंगे तो फिर अपने आंसर जो है ना उसकी रेंज ही अलग हो जाएगी, यानी अपनी व्यापकता कम हो जाएगी, आंसर के सेगमेंट ही कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर क्या सावधानी रखें, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी वेरिएबल अपॉन में आए आपको वर्धमान या आसमान का निर्धारण करना हो, कैसे करना चाहिए, इन सभी को चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इन सभी को अगर मैं अलग अलग जीरो के बराबर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे मुझे, एक तो नीचे वाले से तो मिलेगा जीरो, इससे मिलेगा x की वैल्यू 1/2 और यहाँ से आएगा माइनस का 1/2। तो ये नंबर लाइन 4 भागों में बट गई। अब यहाँ पर देखो चिन्ह का निर्धारण कर लो, और चिन्ह का निर्धारण कैसे कर रहा हूँ, ये 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो तो 1 x की जगह 1 रखो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 पॉजिटिव, अपॉन में पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब हमने 1 पुट किया ना तो तीनों पॉजिटिव आया ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर मान लो इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में हो तो x की वैल्यू एक इमेजिन करो, x की वैल्यू 0.25 लेट कर लेते हैं ना, क्योंकि इसके बीच में 0.25 ठीक रहेगा। तो 0.25 का मतलब 1/4 मान लो, ये 1/4 हमने लेट कर लिया। इसमें रखो भाई 2 इंटू 1/4 1/2, 1/2 माइनस 1 नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। अच्छा x की जगह 1/4 रख रहे हो तो ये तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अपॉन में भी पॉजिटिव। तो ये तीनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू -1/4 इस एरिया के लिए, -1/4 पुट करोगे तो माइनस का 1/2 और -1 तो ये नेगेटिव आएगी। क्लियर। और -1/4 यहाँ पर पुट कर रहे हो ना, तो -1/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का तो 1/2 और प्लस का 1 तो ये पॉजिटिव आ जाएगा।
यानी अभी इसमें भी माइनस आया और इसमें भी प्लस आया, लेकिन x की जगह नीचे जब -1/4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस एरिया में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, हमारे पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो माइनस का 2 और -1 -3, नेगेटिव साइन आ गया। वही -1 इसमें रखोगे, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, वही माइनस यहाँ पर रखोगे, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये तीनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये एरिया पूरा नेगेटिव के लिए हो जाएगा। तो जहां पर प्लस आता है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो उसको वर्धमान कहते हैं, और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो उसको क्या कहते हैं, ह्रासमान। हमें क्या चाहिए, वर्धमान होगा। तो वर्धमान के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव का जो सेगमेंट है, क्लियर। तो वर्धमान होगा एफ एक्स, वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर यूं कह दो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे डी में, क्लियर। डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं 6th वाले एग्जाम्पल में चल रहा हूँ, और 6th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एक फंक्शन हमें दे रखा है और इस फंक्शन के बारे में ये कह रहा है कि ये फलन जो है ना, दिए गए अंतराल में एकदिष्ट वर्धमान है। अगर ये फलन एकदिष्ट वर्धमान है तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, ये एकदिष्ट वर्धमान है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखो यहां पर एफ एक्स एकदिष्ट वर्धमान है, अतः एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा हमारे 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे ग्रेटर देन माइनस में 2x, क्लियर। इस अंतराल में ये वर्धमान है, तो यानी इस अंतराल में से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 भी पुट करके देख लेता हूँ, x की वैल्यू 2 भी पुट करके देख लेता हूँ, देखते हैं कि न्यूनतम कॉमन जो रिजल्ट है ना वो क्या आता है। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो a ग्रेटर देन आ जाएगा -2, और पुट x इक्वल्स टू 2 और a ग्रेटर देन आ जाएगा -4, और आप लोग आंसर लगाओगे डेफिनेटली -4, क्योंकि न्यूनतम मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, -4 दिखाई दे रहा है। भाई छोटा तो वही हुआ, लेकिन ये गलत है और ऑप्शन में भी नहीं है। तो स्टूडेंट फिर सही क्या है और कैसे निर्धारित किया जाता है, देखो यहाँ पर जब भी आपके पास दो कंडीशन आती है ना, ऐसे 2 कंडीशन आ गई, तो एक नंबर लाइन बनाओ सबसे पहले। ये नंबर लाइन हमने बना ली, इसमें एक तो लिखेंगे -4 और एक लिखेंगे -2। तो पहली वाली जो है समीका, ये तो कह रही है कि ए का मान जो है -2 से बड़ा होगा, तो ये -2 से बड़ा इधर। दूसरी वाली ऐसे समीका कह रही है कि ए का मान -4 से बड़ा होगा। तो बताओ यहाँ पर कॉमन एरिया तो ए ग्रेटर देन -2 ही हुआ ना, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आंसर आएगा यहाँ पर ए ग्रेटर देन -2, यानी सॉल्यूशन तो यही है, यानी ए का मान तो इसमें से ही मिलेगा आपको। ए का मान, ये फलन जो है ना, अगर ये फलन जो है इस अंतराल में अगर वर्धमान होना है तो फिर ए का मान तो इधर से ही लेना पड़ेगा, तो इधर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ न्यूनतम क्या ले सकते हो, तो न्यूनतम -2 ले सकते हो। अगली बात समझ में। तो यहाँ पर न्यूनतम क्या आ जाएगा, देखो न्यूनतम ए आ जाएगा -2। अगर आप लोग ये सोच रहे हो, यहाँ पर देखो 2-3 बातें, ये क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा, लेकिन कंफ्यूज कर जाएगा आपको अगर आप लोग सही से नहीं समझ पा रहे हो। ये फलन एक एफ हमें फलन दे रखा और दिए गए अंतराल में वर्धमान है, तो ए का न्यूनतम मान क्या लिया जाए, क्लियर। ये कह रहा है कि ये फलन इस अंतराल में वर्धमान है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इससे ए का मान मैंने निकाल लिया, ए ग्रेटर देन क्या आ गया, -2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करी तो एक ऐसे में आई, x की वैल्यू 2 पुट करी तो एक और ऐसे में आ गई, क्लियर। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज एक बार तो यहाँ पर होते हैं कि ए का मान -4 भी आ गया, ए का मान -2 भी आ गया, तो न्यूनतम क्या हो गया, -4, जो आपको मिल ही नहीं रहा है, और नन ऑफ दीज भी देगा वो, तो फिर आप क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज, जबकि गलत है। जब भी 2 असमीकाएं हैं, पहले उन दोनों को सरल तो करो। तो दोनों को हमने जब एक नंबर लाइन पर बनाया तो कॉमन एरिया ये आया, यानी ए का मान जब इस एरिया में से लिया जाएगा ना, इस एरिया में से लोगे तो इस अंतराल में फलन को क्या कहा जा सकता है, वर्धमान कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इस एरिया में से ये अपना कॉमन आंसर हो जाएगा। अब इस एरिया का न्यूनतम मान क्या है, तो -2 है, इक्वल तो था ही नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल नहीं था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, एकदिष्ट वर्धमान है। एकदिष्ट वर्धमान के लिए इक्वल की कंडीशन भी लेते हैं हम, क्लियर, लेकिन वो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम तो हम यहाँ पर एकदिष्ट और निरंतर में कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग न्यूनतम मान इस तरीके से बता सकते हो, क्लियर। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो इसमें काफी डिटेल मुझे आप लोगों को समझानी है।
पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो पहले मैं 8th वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये फलन वर्धमान कब होगा, तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, और साइन एक्स का तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं चरम बिंदु, चरम बिंदु, और चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर हम क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा अपॉन वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस एक्स। भाई 0 की तरफ जाने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये रिजल्ट 0 नहीं हो सकता है ना, तभी 0 की तरफ भेज सकते हो। तो गारंटी दो ये होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। भाई कम से कम इसका मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है होल स्क्वायर का। तो 1 प्लस 0 यानी ये टोटल जो रिजल्ट है ना दोनों का मिला के ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो वैल्यू को इधर गुणा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसमें संभावना है x की वैल्यू 0 आ सकती है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल डीपली समझने का प्रयास करना। क्लियर। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब क्या बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या आ गया हमारे कोस एक्स आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टेन एक्स इक्वल्स टू 1। टेन एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर टेन एक्स इक्वल्स टू 1 कब होता है, तो एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर होता है। एक तो और कहाँ पर होता है, एक 3 पाई बाई 4 पर भी होता है। तो यहाँ पर देखो, सॉरी गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑल साइन टेन और कोस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन जो है 5 पाई बाई 4 तक जाएगी। तो वैसे तो 5 पाई बाई 4 अपने इसमें रिजल्ट में ही नहीं, तो कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पर पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 मैंने दोनों रिजल्ट लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो निर्धारित करो, 0 अगर मैं पुट करता हूँ ना एफ डैश एक्स में, ये एफ डैश एक्स आपके सामने, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा देखो कोस 0 1, साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया, और अपॉन में तो देखो मत पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट क्या आ गया, जब मैंने 0 पुट किया तो पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो इस एरिया की मैं बात करूँ तो पाई बाई 2 पुट कर देते हैं। भाई 45 से लेकर 225 के बीच में 45 90 भी तो होता है, तो 90 रखोगे ना तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। नीचे भी पुट करके देख सकते हो लेकिन वो हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा इसलिए। अच्छा 5 पाई बाई 4 यानी 225 डिग्री से कोई भी बड़ी वैल्यू रख दो, तो 225 से बड़ी कोई भी वैल्यू क्या रखें, तो 360 रख देते हैं ना, तो 360 रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 0, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बताना था कि वर्धमान किस एरिया में होगा, तो बताओ जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, तो खत्म हो गया। अब ये देखो ये कह रहा है कि 0 लेस देन x लेस देन, यानी 0 से लेकर 90 तक पूरा का पूरा ये कह रहा है वर्धमान है। क्या 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तो ये बैठता है, इसमें वर्धमान है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 45 में तो वर्धमान है और 45 से लेकर 90 तक क्या है आसमान, तो ये तो नहीं होगा। तो फिर 0 से लेकर 45 का देखो, तो बिल्कुल देखो ना 0 से लेकर 45 इधर 0 है और 0 से लेकर 45 तक ये क्या होगा वर्धमान होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था जिसको मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब इसी क्वेश्चन का आप एक तो ले लो स्क्रीनशॉट, और मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बताने वाला हूँ। क्लियर। और वो मेथड जो है किस तरीके से काम करेगा वो इसमें भी और इसमें भी, ये जो अभी मैं डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ इस डिटेल को लिखना और समझने का भी प्रयास करना, तभी ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और एकदम प्रॉपर आंसर पर ही हम पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको तो हटा देता हूं, मैंने एफ डैश एक्स निकाल रखा है। ये इस तरीके से। क्लियर। ये कह रहा है कि फलन क्या होगा वर्धमान होना चाहिए, तो वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 हो गया ना, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। जो इसमें लगाने वाला हूं वो इसमें भी समझा रहा हूं मैं। जब भी आप लोगों के पास इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो समस्या हो जाती है, और समस्या क्यों हो जाती है उसका कारण ये है, नॉर्मली अपने पास जब बीज गणितीय फलन होते हैं ना तो उनके गुणनखंड हो जाते हैं, और यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका गुणनखंड नहीं हो रहा हमसे। तो स्टूडेंट इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हो,
तो इसके गुणनखंड करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि cos c माइनस cos d है, ये क्या है cos c माइनस cos d है, cos c माइनस sin d है। तो सी डी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सी डी फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ जुगाड़ कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल सी डी फॉर्मूला लगाने के लिए एक जुगाड़ किया जा सकता है, और वो जुगाड़ क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जुगाड़ है स्टूडेंट सबसे बढ़िया, इसको कोस में बदल दो या फिर इसको साइन में बदल दो। क्लियर? उस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनखंड केवल सी डी सूत्र ही करता है, तो यहाँ पर सी डी सूत्र अगर लगाना चाहते हो तो सी डी में या तो दोनों ही साइन होते हैं या दोनों ही कोस होते हैं, तो इसको मैं कोस में बदल देता हूँ। तो कैसे बदल रहा हूँ ध्यान से देखना, कोस एक्स और माइनस में कोस पाई बाई 4 माइनस में एक्स, कोस सी माइनस कोस डी। और अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो साइन का लगाना चाहूँ, साइन का लगा दो, भाई फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी इसमें भी बताऊंगा दोनों में, क्योंकि साइन, अच्छा कोई कहे कि इसको साइन में बदल, ये तो साइन में बदल दिया, और इधर आ गया हमारे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। क्लियर? अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 cos पाई बाई 4 और 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x ग्रेटर देन में क्या आ जाएगा हमारे 0 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो पाई बाई 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, और ये 2x में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये x आ जाएगा। क्लियर? ये तो पूरा का पूरा 0 की तरफ चला जाएगा, और आपके सामने कंडीशन आ जाएगी साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और इसी कंडीशन को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं, अगर साइन में बदला तो साइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल साइन टेन कोस 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। क्लियर? अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ, इसको देखकर बताओ साइन पॉजिटिव कब कब होता है, साइन पॉजिटिव कब कब होता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट अगर कोई आप लोगों को ये कहे कि साइन का रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कब होता है, यानी पॉजिटिव कब होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में ली जाए। क्लियर? और अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि बताओ साइन x का जो रिजल्ट है ना वो नेगेटिव कब होता है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जब x की वैल्यू 180 से तो बड़ी हो और 360 से छोटी हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन के बगल में लिख लेना। क्लियर? किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, पूरा उसका निचोड़ निकालना है, ताकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो हमसे मैनेज हो ही जाएगा। बाकी के क्वेश्चन से भी हम इसको कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर ही रहे होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन और ये ग्रेटर देन 0, तो इसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब ये जो थीटा ना इसका रिजल्ट 0 से पाई के बीच में हो। इट मीन स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई, यानी साइन x का रिजल्ट 0 से बड़ा कब होगा, जब उसका थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करे। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालूं, पहले तो पाई बाई 4 को घटा देता हूं, पूरे में से पाई बाई 4 को लेस कराओगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पाई बाई 4, 0 माइनस पाई बाई 4, और इधर आ जाएगा माइनस का x, और पाई में से पाई बाई 4 को लेस कराओगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो बीच में चाहिए मुझे माइनस का प्लस का चिन्ह, तो इस पूरे को अगर मैं माइनस से गुणा करवाता हूँ तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 ग्रेटर देन x और माइनस का 3 पाई बाई 4। क्लियर? तो इस एरिया में आप लोगों को वैसे कम दिखता होगा इसमें, मैं तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं। ये कंडीशन आ रही है, मैं बोल के बता रहा हूं स्टूडेंट कि ये यहां पर लिखा मैंने पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाई 4। अगर इसी को मैं पलट के लिखूं तो माइनस का 3 पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन माइनस पाई बाई 4। एक बार स्टूडेंट यहाँ पर मैं ये नीचे वाली जो लाइट है इसको बंद कर देता हूं, ताकि चीज़ों को समझा रहे हैं उनको और अच्छे से क्लियर दिखेगा ही नहीं तो फिर समझ में क्या आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, x था ना उसकी साइड चेंज कर ली। नॉर्मली ऐसे समीकरण में लेफ्ट में छोटी संख्या होती है और राइट में क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन आ रही है ये कह रहा है कि जब x का मान माइनस के 3 पाई बाई 4 से लेकर प्लस के पाई बाई 4 तक होगा ना, तब तक ये फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अपने पास इतनी बड़ी रेंज नहीं है लेकिन अपने पास उसका पार्ट तो है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बताओ कोई फलन जो है माइनस के 3 पाई बाई 4 से लेकर प्लस के पाई बाई 4 तक अगर वर्धमान है
तो बताओ 0 से लेकर π/4 में वर्धमान होगा कि नहीं होगा? होगा, पूरे में वर्धमान है तो इसमें भी तो होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखो ना, ये तो कह रहा है कि 0 से लेकर 90 तक वर्धमान होगा, तो 0 यहाँ पर है लेकिन π/2 तो बाहर हो गया ना, तो इसमें तो पूरे में वर्धमान नहीं है, तो फिर किस में वर्धमान है? अगर इस पूरी रेंज में वर्धमान है तो ऑब्वियसली इस रेंज में भी क्या होगा? वर्धमान होगा, क्योंकि ये वाली जो रेंज है ये इसी का एक पार्ट है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोगों को समझा दिया है, और इसको हम लिखेंगे कि अगर मान लो इसमें वर्धमान है, अतः 0 से लेकर π/4 में भी क्या होगा? वर्धमान होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को 7th वाले को और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि ये वाला मेथड आपका क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, 8th वाला जो क्वेश्चन है, एक बार में अगर मान लो ये 8th वाला क्वेश्चन, ये सेकंड मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी देखना है। fx इक्वल टू देर का sin x माइनस cos x, ये वर्धमान होगा और ये अंतराल हमें दे रखे हैं। तो वर्धमान होने के लिए क्या होता है? वर्धमान होगा यदि f डैश x क्या हो हमारे ग्रेटर देन 0, तो f डैश x निकालोगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब वापस से गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए या तो दोनों को ही साइन में होना चाहिए या दोनों को ही कोस में होना चाहिए, तो इसको मैं किस में बदल लेता हूँ? साइन में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन π/2 माइनस x और प्लस में साइन x ग्रेटर देन 0। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन π/4, और कोस दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो ये आ जाएगा π/4 माइनस में x ग्रेटर देन 0। इस बार आपको कोस का भी मैं समझा ही देता हूँ। ये कंडीशन आ गई हमारे कोस π/4 माइनस x ग्रेटर देन 0 की। क्लियर? अब यहाँ पर इस कोस की जो कंडीशन है इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये क्वाड्रेंट वापस से बना रहा हूँ मैं, ओल साइन टेन और कोस। क्लियर? अब अगर मान लो यहाँ पर मैं बात करूं तो क्या होता है? तो 0, यहाँ पर क्या होता है? π/2, यहाँ पर क्या होता है? पाई, और 3π/2 और 2π। ध्यान से देखना इस कंडीशन को कोस के लिए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ कोस x जो है वो 0 से बड़ा कब होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट में और फोर्थ में। क्लियर? और अगर मैं पूछूं कि बताओ कोस x जो है वो नेगेटिव कब होता है, तो कोस x नेगेटिव होता है इसमें और इसमें। तो जब कोस x नेगेटिव होता है ना, तो उसकी रेंज होती है π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2, यानी 90 से तो बड़ा हो और 270 से छोटा हो। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ कोस x पॉजिटिव कब होगा, तो आप लोग कहोगे कि 3π/4 लेस देन x लेस देन π/2, यानी इससे तो बड़ा हो और π/2 से छोटा हो। बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक टेक्निकली मिस्टेक हो गई। अब आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक ऐसी संख्या बताओ, इसको तो भूल जाओ और मैं कह रहा हूं जो काम करो, एक ऐसी संख्या बताओ जो 370 से तो सॉरी हाँ 370 गलत बोल रहा हूं, 270 से तो बड़ी हो और 90 से छोटी हो। एक ऐसी संख्या बताओ जो 90 से छोटी हो और 370 से बड़ी हो। संभव ही नहीं है, ऐसी संख्या तो वजूद में नहीं है। तो फिर आपने यही तो लिख दिया है कि x का मान क्या होगा? 270 से तो बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो स्टूडेंट ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया जा सकता है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का π/2, जो 3π/2 है ना, इसको मैं माइनस π/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो रेंज है आपको माइनस π/2 लिखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो ये वाला आप लोग ध्यान रखें। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कोस x क्या है? हमारे ग्रेटर देन 0 है। अगर कोस x ग्रेटर देन 0 है तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये वाली रेंज होगी भाई, उसका जो थीटा है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस π/2 लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/2। क्लियर? तो पहले तो इस π/4 को हटाओ, तो π/4 को हटाने के लिए हमने सब जगह से π/4 लेस करवा दिया। यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस में π/4। क्लियर? यह आ जाएगा माइनस का 3π/4 लेस देन माइनस x लेस देन में π/4। क्लियर? अगर मैं माइनस से गुणा करवाता हूँ इसको, क्योंकि बीच में हमें प्लस का x चाहिए ना, तो असमीकाओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये माइनस का π/4 आ गया। इस कंडीशन को आप लोग लिख लेना, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया इसको। अब देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर देखो ये जो कंडीशन आ रही है, इसको मैं छोटी वाली वैल्यू को अगर इधर लिखता हूँ तो माइनस का π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4 लिख सकते हैं ना। अब स्टूडेंट ये जो आंसर आया -π/4 से लेकर 3π/4, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर बनाता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस के π/4 से लेकर प्लस के 3π/4, यानी इनको अगर डिग्री में लिखो तो माइनस के 45 डिग्री से लेकर 135 डिग्री तक ये फलन क्या है, वर्धमान है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि माइनस के प्लस के π/4 से लेकर π/2 यानी 45 से लेकर 90 डिग्री तक, तो 45 से लेकर 90 डिग्री की रेंज आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगी इसके बीच में। या तो आंसर ये पूरा का पूरा ही सेगमेंट होगा, या तो ये पूरी की पूरी रेंज होगी, ये नहीं होगी तो इस रेंज का कोई पार्ट होगा। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इस पूरे में ये फलन क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वाले एरिया में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इस पूरे अंतराल में फलन बढ़ता हुआ इस छोटे से अंतराल में भी बढ़ता हुआ ही होगा। इस आंसर की बात करता हूँ -π/2 से लेकर +π/2, तो -π/2 तो इधर रह गया और +π/2 यहाँ पर मिलेगा। तो स्टूडेंट बताओ इस रेंज में पूरी तरीके से ये वर्धमान कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। अगर आप लोग चाहें चेक करना, क्योंकि इसका आंसर आपको इसमें SR श्रेणी में गलत दे रखा है, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ की कोई भी वैल्यू जो है f' में रख के देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया हमारे, ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। थर्ड वाला भी -π/2 से शुरू होता है, क्योंकि -π/2 तो आपको कहीं यहाँ पर मिलेगा माइनस का π/2, तो ये वाला भी नहीं होगा। डी वाले की रेंज क्या है, 0 से लेकर π/2, तो डी वाले की रेंज भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ये 0 से लेकर π/2 और ये है π/4 से लेकर π/4 से लेकर π/2, तो फर्स्ट वाला भी इसका सही आंसर है और डी वाला भी इसका राइट आंसर है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग वेरीफाई करना चाहें तो आपकी जो बुक है, इसमें जो 12th की जो बुक है स्टूडेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 185, RBSc की जो बुक है उसमें 185 पेज नंबर पर दे रखा है, बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर 0 से लेकर 3π/4 तक तो ये वर्धमान है और 3π/4 से लेकर पाई तक ये क्या है, हास्यमान है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए 7 तक के। आगे अभी और क्वेश्चन लेने हैं स्टूडेंट इसमें, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, जिसमें आपको केवल 9th वाला क्वेश्चन करना है और 10th वाला क्वेश्चन करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करें। बाकी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर मैं करवाऊंगा और इन क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ और इसी प्रकार हम बढ़िया तैयारी करने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। क्लियर? आप लोग भी उम्मीद रखें पूरी, और मैं यहाँ पर बीच में बंद नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को इस बात का पूरा फायदा मिलना चाहिए और आपकी भी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ऐसे किया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी मैं बेस्ट से और भी बेस्ट कंटेंट बनाने का प्रयास करता रहूँगा। क्लियर? तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।